नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वक्फ पे कल मैंने वीडियो बनाया और बहुत सारी क्वेरी आ गई। आप जो मित्र हैं, एक तो मेरे पास एक मित्र हैं जो फेसबुक पे जिन्होंने मुझे संपर्क किया और कहा कि साहब आपने वक्फ बोर्ड बनाया तो, लेकिन तमिलनाडु वाला जो मामला है उस पर तो आपने बनाया नहीं। फिर कुछ और बातें भी आई और मुझे लगा कि हाँ, कल का वीडियो एक ओवरव्यू था कि वक्फ कैसे काम करता है, लेकिन अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे और टेक्निकल चीज़ों में जाएंगे तो बहुत सारी रोचक जानकारियाँ निकल कर आती हैं। और इतनी रोचक जानकारियाँ जिस विषय में हों उस पर एक वीडियो और बनता है। और आज जो रोचक जानकारियाँ हैं वो ये हैं कि अगर इस मामले में चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक मुकेश अंबानी साहब का एंटीलिया भी, जो नोएडा की जो बिल्डिंग थी ना, उस अंजाम पे पहुंच जाए। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो वक्फ का कानून आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे भी वक्फ को लेकर खतरा है। तमिलनाडु की बात भी करेंगे और भी बात करेंगे, टेक्निकल बातें करेंगे कैसे बनता है, और वीडियो को रोचक रखेंगे, बोझिल ना हो। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझा कर बताऊँगा। दरअसल तमिलनाडु का पहले मामला ले लेते हैं। तिरुचिरापल्ली, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी हमने बचपन से याद किया है इसको। और तिरुचिरापल्ली एक नाम भी थोड़ा सा हमारे जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनके लिए मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि जो इस जगह पे, यहाँ का एक गांव है, उस गांव के कुछ लोग रजिस्ट्री कराने गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस में। इसमें कुछ जानकारियाँ ऐसी हो सकती हैं जो आपको कहीं पढ़ने को मिल गई हो, कुछ ऐसी हों जो गोल हो गई हों, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरी पिक्चर दूंगा और एक पक्ष जो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, उसको भी अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। तो तिरुचिरापल्ली में हुआ ये कि कुछ लोग रजिस्ट्री कराने के लिए गए, तो जो सब रजिस्ट्रार है उसने कहा आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी, आप जाइए वक्फ बोर्ड से लेके आइए। अब लोगों ने कहा भाई हमारा गाँव, हम इतने साल से रह रहे हैं, हमारी ज़मीन हम बेचने जा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि आपको वक्फ बोर्ड से कराना पड़ेगा, तो क्यों कराना पड़ेगा? तो उसमें कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन ये भी था कि यहाँ तो सारे हिंदू रहते हैं इस गांव में, तो इस ज़मीन का हम रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड से क्यों कराएं, और वक्फ बोर्ड का इससे क्या लेना देना। और वहाँ पे एक पुराने मंदिर की भी बात आई। अब उस मामले को लेकर जो है वो हंगामा हुआ, मीडिया आया, और फिर मीडिया आया तो गोदी मीडिया भी आया, गोदी मीडिया आया तो बहुत सारे लोग टेढ़े मेढ़े टाइप की चीज़ें लेके पहुँच गए, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और बहुत सारी उसमें एक्टिविटी शुरू हो गई। लेकिन सरल तरीके से मामला जो है वो ये है कि वो गांव जो है उसकी ज़मीन को लेकर वक्फ बोर्ड ने एक 500-600 पेज का कुछ चिट्ठी लिखी रजिस्ट्रार ऑफिस को और कहा कि ये ज़मीन जो है हमारी है, और इसलिए इस ज़मीन पे अब भी आप जो भी रजिस्ट्री आप करेंगे वो रजिस्ट्री हमसे पूछ के करेंगे। और कल मैं आपको बता चुका हूँ कि वक्फ का कानून ये कहता है कि वक्फ बोर्ड ने अगर किसी ज़मीन को कह दिया कि ये वक्फ की ज़मीन है तो उसको आप किसी ट्रिब्यूनल में भी नहीं सुलझा सकते, उसके लिए फिर सीधे कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि वक्फ ने अगर कह दिया तो वक्फ को नहीं, आपको साबित करना है कि वो आपकी ज़मीन है, वक्फ की नहीं है। ऐसा कानून है। तो मामला फंस गया। इसके बाद लोग कलेक्टर साहब के पास पहुंचे, मीडिया वाले, कि कलेक्टर साहब ये बताइए कि ये ऐसे ऐसे वक्फ रजिस्ट्री करने से रोक रहा है, ये क्या सही है? अब कलेक्टर साहब के पास जब वो लोग गए तो कलेक्टर साहब ने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि हमने वक्फ बोर्ड को कह दिया है कि वो ये साबित करे कि ये ज़मीन उसकी है, लेकिन वक्फ का कानून जो है ना वो ये कहता है कि साबित तो करेगा वक्फ बोर्ड, लेकिन वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने करेगा, ऐसे कलेक्टर के सामने नहीं करेगा। और कलेक्टर साहब ने एक बात और कही कि जो लोग रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं उनके पास में उनकी रजिस्ट्री पे सर्वे नंबर नहीं है, ज़मीन की जो पहचान होती है, तो इसलिए उनकी रजिस्ट्रियाँ रोकी गई हैं कि इससे पहले वो सर्वे नंबर या तो प्रोड्यूस करें ताकि ये पहचान हो सके ये कौन सी ज़मीन है, क्योंकि इसी से इसका आइडेंटिफिकेशन होगा। अब रहा सवाल कि इतने सारे हिंदू उसमें रहते हैं, तो उस पूरे गांव की ज़मीन वक्फ की कैसे हो गई? और थोड़ी वो ज़मीन ही है, 300 एकड़ है। हालांकि ये 300 एकड़ उस 1000 एकड़ से कम है जो फ्री में गुजरात की सरकार वो चिप बनाने वाली कंपनी को दे रही है। तो इस 300 एकड़ ज़मीन पे जब वक्फ बोर्ड से जाके लोगों ने पूछा, ये हिस्सा जो वक्फ बोर्ड का इस पर पक्ष है ये मीडिया से गायब है, ये पता नहीं चल रहा है। और यहीं जाके हम लोग खबरों में अन्याय करते हैं और यहीं जाके हम नफ़रत फैलाते हैं। लोगों के मन में आता है कि कोई एक संस्था है और वो बहुत गलत कर रही है,
और बताइए इतना पुराना हिंदू मंदिर था, ये था वो था, बिल्कुल ये तो खबर क्या हुई, व्हाट्सअप हो गया ना ये तो। और वहाँ पे वो 300 एकड़ ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन पर रजिस्ट्री नहीं करा सकते, ये पूरा एक खेल बना दिया। और आपको दूसरे व्यक्ति का पक्ष नहीं मालूम है, सही गलत दोनों हो सकता है पक्ष। वक्फ बोर्ड का जो कहना है वो ये कहना है कि साहब हमारी जो ज़मीन है ये 1954 में एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे के अनुसार ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की थी। तो अगर ज़मीन वक्फ बोर्ड की है तो हम उस ज़मीन को कैसे दे सकते हैं, हमको अधिकारी नहीं है, पहली चीज़। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो रिकॉर्ड कहते हैं वो कह रहे हैं कि 1954 में जो सर्वे हुआ था, जो सरकार ने सर्वे किया था, वो जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में उसके कागज़ होंगे, वो हम निकलवा रहे हैं और उसके हिसाब से ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाई 1954 के सर्वे में कौन कौन सी ज़मीन वक्फ की बताई गई थी। अब दिक्कत ये आ रही है, वो कह रहे हैं कि भाई साहब कोई भी जाएगा वहाँ पे आप रजिस्ट्री कराने, आप बोलोगे हमारे पास भेजिए, बोले हाँ। तो क्यों बोलोगे भाई? इसलिए बोलेंगे कि इतनी सारी वास्ट ज़मीन है, हमको अंदाज़ा ही नहीं लग रहा है कौन सी ज़मीन हमारी है कौन सी उनकी है, तो हमारे पास आ जाएगा, हम अपने रिकॉर्ड से मिला लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है भाई हमारी नहीं है, आप करा लो रजिस्ट्री। लेकिन लोगों का ऐसा है जिस पे कि भैया आपने इतने सारे जो 300 एकड़ ज़मीन पे जो किसान बचे हुए बसे हुए, इतने हिंदू कहाँ से आ गए अगर वक्फ की ज़मीन है? तो वक्फ ये कह रहा है कि भाई ज़मीन तो हमारी ही है, 1954 से हमारी है, लेकिन हमने जो जिला प्रशासन का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से जो वो कह रहे हैं, जो उनके पास कागज़ हैं, कथित रूप से, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका दावा है, जो उनके पास कागज़ात हैं उन कागज़ात के हिसाब से उन्होंने इन हिंदू किसानों को मंदिर बनाने, तालाब बनाने और खेती करने के लिए ज़मीन दी थी। और ये एक महानता है जिसकी हमारी तारीफ़ होनी चाहिए कि हमने धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया, ये हमारी बुराई बन गई है। अब कितना सही है कितना गलत है हम नहीं जान सकते, ये दूसरे पक्ष का दावा है, इसको ऐसा मान के मत चलिएगा कि यही सही है या वही सही है। लेकिन इस सब के बावजूद एक मसला उठ गया है और मसला ये उठ गया है कि भाई वक्फ कानून जो है उसको लेके सवाल उठने लगे हैं। एक वकील साहब हैं अश्विनी उपाध्याय जी, पहले आम आदमी पार्टी में होते थे, फिर वहाँ पे उनको संतोष नहीं मिला तो वहाँ से छोड़ के चले गए। वो कभी कभी उनको आपत्तिजनक जुलूस निकालने गए थे, वहाँ पे जंतर मंतर पे उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो वो अक्सर कुछ ना कुछ इसी तरह हिंदू मुसलमान मामले पे रिट डालते रहते हैं, इससे उनका एक पहचान बनी हुई है। तो वकील साहब पहुँच गए कि ये वक्फ जितने भी हिंदुस्तान के ये कानून के मुताबिक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको लौटाया, भाई साहब जाइए आप, और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब बड़ा मसला ये है कि ये जो वक्फ का कानून है इतना पावरफुल कौन है और एंटीलिया का मामला क्या है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वक्फ की जब तक पूरी की स्ट्रक्चरिंग को हम नहीं समझेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि मसला है क्या। तो आपको बताऊं कि वक्फ जो है वो एक तरह का ट्रस्ट है जो ज़मीन का संपत्तियों का मालिक नहीं। कल के वीडियो में बताया था, फिर भी दोबारा से सरल भाषा में और सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। कोई व्यक्ति अपनी भगवान के काम के लिए ज़मीन, दौलत, धन दान कर जाता है, या कुछ चीज़ें ऐसी सार्वजनिक होती हैं जो मुसलमानों के सबके काम की होती हैं, वो ज़मीनों की और चीज़ों की, संपत्तियों की देखभाल करने का काम, उनकी तरफ से मुकदमा लड़ने का काम, कोई वक्फ को कोई ज़मीन दान कर रहा है तो उसको वक्फ के नाम पे रजिस्ट्री कराने का काम, इस तरह के प्रबंधन के काम वक्फ बोर्ड करता है। अब ये वक्फ बोर्ड कहाँ से आता है? वक्फ बोर्ड का एक राज्य का जो वक्फ बोर्ड होता है उसका एक चेयरमैन होता है, 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो कि राज्य सरकार नियुक्त करती है, किसी को भी कर सकती है। इसके अलावा जो मुसलमान सांसद या विधायक होते हैं उनको उसमें सदस्य रखा जाता है क्योंकि धर्म का मामला है। और मुस्लिम मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल, अगर राज्य का जो बार काउंसिल है उसके जो मुस्लिम मेंबर हैं उसको भी इसमें मेंबर बनाया जाता है, क्योंकि इसका लीगल काम बहुत है ना, कहीं ज़मीन है, कहीं ज़मीन किसी ने हड़प ली, कहीं कब्जा कर लिया, कुछ कर लिया, या किसी ने ज़मीन दान कर दी, उसके बच्चे नहीं दे रहे हैं, मुकदमा लड़ना, इसलिए इनको वकील की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इनको चाहिए एक स्कॉलर चाहिए इस्लामिक आइडियोलॉजी का, भाई धर्म का विशेषज्ञता की, वहाँ पे अंदर कोई धार्मिक मामला है, भाई कुरान क्या कहता है, ये क्या कहता है, तो उसको वहीं की वहीं हल किया जा सके। इसके अलावा ये जो बोर्ड बनता है इसमें एक मुतवली होते हैं, और जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाई करता है वैसा मुतवली होता है यहाँ पे। मुतवली क्या होता है, एक बड़ा सवाल। मुतवली वो आदमी होता है, जैसे आपकी वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कहीं पे कब्रिस्तान है, कहीं पे मंदिर है,
एक आदमी अपना बंगला दे गया, बोले कल से इसमें हॉस्टल चलेगा बच्चों के पढ़ने के लिए, तो उस बंगले की जो देखभाल कर रहा है, जो केयर टेकर है, वो मुतव्वली होता है। तो जिस प्रॉपर्टी से 1 लाख रुपए से ज़्यादा की आमदनी हो रही होती है, उसका मुतव्वली वक्फ बोर्ड में रहने का अधिकारी होता है। तो अगर आप मोटा मोटा स्ट्रक्चर देखें तो वक्फ बोर्ड भी एक ऐसी व्यवस्था नहीं है, एक स्टैच्यूरी व्यवस्था है। इसको आप संवैधानिक तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कानूनी व्यवस्था है जिसमें आपका स्ट्रक्चर तय है, इस तरह के लोग होंगे। और वक्फ बोर्ड की अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट विधानसभा में जाती है और उस तरह से उस पर कार्रवाई होती है। अब मसला आता है कि ये जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये संस्था किसी भी संपत्ति को अपना घोषित कर सकती है क्या? अपना घोषित नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसको लगता है कि ये संपत्ति वक्फ की है और उसने कहा कि ये तो वक्फ की संपत्ति है, ये संपत्ति वक्फ है दरअसल, यानी कि दान की है, तो इस संपत्ति को वो ये कह सकता है कि भाई ये हमारी संपत्ति है। तो ऐसे केस में आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो आपको देनी पड़ेगी कोर्ट में चुनौती। ऐसा नहीं है कि फाइनल है, कोर्ट में चुनौती देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि कोई ट्रिब्यूनल बना हुआ है कहीं छोटे लेवल पे, नहीं, सीधे अदालत में मामला तय होगा और अदालत में वक्फ को बाकायदा ये साबित करना पड़ेगा कि ये ज़मीन उसकी है। और वक्फ में भी ज़मीन का लेन देन नहीं किया जा सकता। कुछ एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन अगर है जिसमें वक्फ की ज़मीन देने की ज़रूरत है। भगवान की ज़मीन तो कोई कैसे दे सकता है? तुम तो कुछ हो ही नहीं, ये तो ऊपर वाले की, अल्लाह की ज़मीन है, ऐसा माना गया। फिर भी लोग दे सकते हैं, उस देने के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है। जो वक्फ का कानून है वो ये कहता है कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में ज़मीन देनी पड़े तो ये जो बोर्ड का स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको, जिसमें 2 सांसद या विधायक होते हैं, स्टेट बार काउंसिल के मेंबर होते हैं, 2 सरकार के नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जैसे यूपी में योगी सरकार है उसके नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, एक चेयरपर्सन होता है। तो इस तरह के ये जो लोग होते हैं, इसके अंदर से आपको 2/3 बहुमत के साथ में ज़मीन देनी पड़ेगी, तभी आप दे पाएंगे। अब मसला आया इस जगह से अंतिलिया का मसला। जो अंतिलिया है, एंटीलिया है, जो भी है आप बोलें, जैसा जुबान टेढ़ी करके बोल लें। हमारे अंबानी साहब का जो घर है, दुनिया की सबसे महंगी इमारतों में से एक माना जाता है, उसको लेकर भी वक्फ का एक विवाद है। और विवाद ये है कि अभी हाल में महाराष्ट्र विधानसभा में एक ATR आई, एक्शन टेकन रिपोर्ट, उसमें कहा गया कि जो अंबानी की जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये एंटीलिया बना हुआ है, ये एंटीलिया वक्फ की ज़मीन पे बना है। अब अंबानी कह रहे हैं कि भाई साहब हमने तो ये खरीदा है, और जब हमने खरीदा है तो ये इस पर एंटीलिया कैसे बन गया? ये तो हमारी ज़मीन है, वक्फ की कहाँ से हो गई? तो उसको लेकर फिर एक मसला उठा और उसमें ये हुआ कि आपने जो ज़मीन खरीदी है, ये ज़मीन गलत तरीके से खरीदी है। अब गलत तरीके से कैसे खरीदी है? तो मैंने आपको बताया कि जैसे आप अगर ज़मीन कोई वक्फ की दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकती आपने उठा के दे दी। महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के 9 मेंबर थे और जो उसकी प्रोसीडिंग है उसके हिसाब से 5 लोग ये ज़मीन बेचने के पक्ष में थे और 4 लोग बेचने के पक्ष में नहीं थे। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 2/3 बहुमत से ही ज़मीन दी जा सकती है। तो 9 का 2/3 कितना हुआ? 6 हुआ। तो 6 लोग जो हैं उन्होंने अगर इसको अप्रूवल दे दी होती तो ये सवाल ही नहीं उठता। तो रिकॉर्ड के हिसाब से ये ज़मीन जो ट्रांसफ़र की गई है और जो वक्फ का लॉ है, कानून है, उसके हिसाब से गलत तरीके से बेची गई है। किसको बेची गई है? अंबानी साहब को। एक और एंगल है, एक करीम भाई हैं, करीम भाई इब्राहिम, 1986 में ये जो ज़मीन है एंटीलिया वाली, ये उन्होंने दान की थी वक्फ को। उन्होंने ये कहा था कि ये ज़मीन धार्मिक शिक्षा यानी मदरसा और अनाथालय बनाने के लिए दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे कोई और काम नहीं होना चाहिए। मैंने कल आपको बताया था कि वक्फ के कानून में जब आप कोई चीज़ किसी को दान करते हैं तो आप कंडीशन भी लगा सकते हैं। उन्होंने कंडीशन लगाई, लेकिन ये ज़मीन बेच दी गई। चूँकि उस व्यक्ति ने कंडीशनल तरीके से ज़मीन को दान किया था, तो 2/3 बहुमत से भी अगर होता, ये ज़मीन बेचने का किसी को अधिकार नहीं था। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि मामला इतना सीरियस है कि ये मामला अगर बहुत
उस तरह से इस पर सुनवाई हो जाए, अदालत अड़ जाए, तो वो जो नोएडा में ट्विन टावर सुपरटेक वाले थे वैसी स्थिति भी एंटीलिया की हो सकती है, क्योंकि ये दो क्लॉज बहुत तगड़े वाले हैं और दोनों रिकॉर्ड पे हैं, इसको बदला भी नहीं जा सकता। ये एंटीलिया जो है इसको 2002 में ये जो प्लॉट था ये था 4,532 स्क्वायर मीटर का, जिसे 21 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। जैसे ही ये ज़मीन बिकी, एक कांग्रेस के नेता हैं अनीस अहमद, उन्होंने इस मामले पर ऐतराज़ किया और ये कहा कि इस ज़मीन की सेल गलत तरीके से हुई है। कौन सी ज़मीन? अंबानी साहब का एंटीलिया जिस पे बना है। और उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में उस वक्त 9 सदस्य थे, 5 ने ही इस पे वोट दिया है, इसका मतलब 2/3 बहुमत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि 1995 की जो धारा 2 है 32(2) उसका उल्लंघन हुआ है, यानी कि ये ज़मीन बेची ही नहीं जा सकती थी। दूसरा आपत्ति मैंने आपको बताया कि वो ज़मीन एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए किसी आदमी ने वक्फ की थी। अगर वो लिख के गया है कि मेरी ज़मीन का यही इस्तेमाल होगा तो उसको कोई भी बेच नहीं सकता, बेचा नहीं जा सकता। इस मामले के ऊपर जब ऐतराज़ उठा तो ATA के शेख साहब एक हैं, रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में सरकार ने कमेटी बनाई कि भाई आप जांच करिए और बताइए। उस कमेटी ने जांच की और पाया कि इस डील में वक्फ बोर्ड की धारा, जो वक्फ बोर्ड का कानून है 1995 का, उसकी धारा 32(2) का उल्लंघन हुआ है। और उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष MA अजीज के अलावा हारून सोलकर और MY पटेल ने सौदे में अहम भूमिका निभाई और वो तीनों लोग इस मामले के लिए जिम्मेदार हैं। और मामला चला गया है हाई कोर्ट में, क्योंकि भई अंबानी साहब भी तो नहीं मानेंगे, कोई अपना एंटीलिया थोड़ी छोड़ देगा। कि ये वक्फ की पावर है और उस पावर को अगर आप समझें एक तरह से, तो ऐसा नहीं है कि 5 आदमी ने कुछ ट्रस्ट बना लिया और हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब वो वक्फ को जो पावर दी हुई है, कुछ ये भी तर्क मैंने देखा बड़े बड़े लोग दे रहे हैं, वो पावर आप जो है वो हमारे जूना अखाड़े टाइप के अखाड़ों को क्यों नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे जो वक्फ का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर एक कानून के दायरे में बना हुआ स्ट्रक्चर है, जिसमें ये तय है कि भाई इसमें एक विधायक होगा, सांसद होगा, सरकार के 2 नॉमिनेटेड प्रतिनिधि होंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर है, कानूनविद होंगे, इसमें धार्मिक विशेषज्ञ होंगे। और देखा जाए तो धार्मिक प्रतिनिधि तो एक ही आदमी है, बाकी सब तो वो लोग हैं जो वक्फ की मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। तो उसके साथ में इसकी तुलना मुझे थोड़ी सी लॉजिकल नहीं लगती है। और इन पूरे घटनाक्रम के बीच में अगर अब आप समझें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सारे मामले उलझे हुए हैं भी और नहीं भी हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ ने कह दिया ये प्रॉपर्टी हमारी है, कल के दिन एक बयान में सुन रहा था कि कल के दिन को वो आपके घर को अपना कह देंगे तो उन्हीं का माना जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो एंटीला को आज वो ले चुके होते अपने पास में। या आप दूसरे मामले को भी देख लें, वहाँ पे भी कलेक्टर ने कहा कि हम इसको देखेंगे, उसको रिजॉल्व किया जाएगा, तो मामले को अब कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ऐसी अंधेरगर्दी नहीं है। अब वो अलग अलग तरह के परसेप्शन हैं, कुछ लोग सच जानना ही नहीं चाहते हैं, कुछ लोग शुतुरमुर्ग की तरह अंधेरे में डूबे रहना चाहते हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है एक फेयर इन्फॉर्मेशन देना, एक बैलेंस्ड इन्फॉर्मेशन लेना, वो मैंने आपको दे दी है। इसमें कौन सही है कौन गलत है ये आप समझ रहे होंगे, और वक्फ में कहाँ घोटाले होते हैं ये आप समझ रहे होंगे। कल भी मैंने आपको बताया किस तरह से वक्फ की ज़मीनों पे लोग कब्ज़ा कर लेते हैं और जिनको रोकना है वो आंख बंद कर लेते हैं। किस तरह से वक्फ की ज़मीनों को पूरे बहुमत के बगैर दे दिया जाता है, और बहुमत के बगैर ज़मीन दी नहीं जा सकती। इसका एक उदाहरण मैं आपको और याद दिलाता हूँ। सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो राम मंदिर जन्मभूमि वाले मामले में एक पार्टी था। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में उनको समझा लिया गया था कि ठीक है आप ज़मीन दे दो, आपको मस्जिद के लिए कहीं और ज़मीन दे देंगे, क्योंकि वही देखरेख करता था बाबरी मस्जिद की। उस बोर्ड ने ये कमिट कर दिया कि भाई हम दे देंगे, लेकिन जब मामला वक्फ बोर्ड की पूरी स्ट्रक्चरिंग का आया और 2/3 बहुमत सहमत नहीं था, इसलिए वो ज़मीन राम जन्मभूमि वाले मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड दे नहीं सका। तो 2/3 की क्लॉज एंटीलिया पे भी आ रही है। तो जो भी है, कुल मिला के इस वीडियो में ये तो 2-3 उदाहरण थे, आपको एक समझने में बहुत मदद मिली होगी कि भारत में वक्फ कैसे काम करता है, वक्फ क्या संस्था है, कौन सी कानूनी उसका स्ट्रक्चर है,
और बारीक इसमें चीज़ें मैंने हटा दी हैं जो सर दर्द पैदा करती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।